हेलो बच्चों, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे। तो बच्चों आज हम लोग क्लास 9th का विज्ञान का अध्याय 12 जिस अध्याय का नाम है ध्वनि। बच्चों इस चैप्टर का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है सवाल, उन सभी सवालों को हम लोग इस वीडियो में पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। बच्चों इस चैप्टर का, इस अध्याय का आप पूरे अध्याय को देख लेते हैं तो इस अध्याय से आने वाले प्रश्न एक भी आप लोग का नहीं छूटेगा। ठीक है, इसमें आप लोग को बच्चों बहुविकल्पीय प्रश्न बताए जाएंगे, यानी पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव, जो कि सारा का सारा इंपॉर्टेंट होगा बच्चों। तो ठीक है, चलिए ज़्यादा लेट ना करते हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या लिखा हुआ है। ध्वनि तरंगे होती है, बार बार पूछा जाता है सवाल इस बच्चों। ठीक है, इस क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है, प्रत्येक साल लगभग ये क्वेश्चन को डाल दिया जाता है। तो ध्वनि तरंगे कैसे होती है? अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि तरंगे जो होती है बच्चों वो अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है बच्चों, किसी अनुप्रस्थ तरंग में शामिल होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले बच्चों आप लोग को अनुप्रस्थ तरंग का मतलब समझना होगा। ठीक है, तो अनुप्रस्थ तरंग जो होता है बच्चों, अगर हम यहाँ से कोई भी चीज आवाज दे रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ से आवाज दे रहे हैं, तो इसका जो साउंड है बच्चों, इसका वे जो चलता है इस तरीके से चलता है। ठीक है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इस तरीके से चलता है। ठीक है, और ऊपर वाले को बच्चों हम लोग शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। और नीचे वाले को गर्त कहते हैं। तो ये होता है। ठीक है, और अनुप्रस्थ तरंग में शामिल क्या होता है? तो शीर्ष और गर्त होता है बच्चों, यानी कि ऊपर नीचे इस तरीके से। ठीक है, ऊपर वाले को शीर्ष और नीचे वाले को गर्त कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो हो जाएगा बच्चों राइट हो जाएगा। ठीक है, केवल शीर्ष और केवल गर्त नहीं होगा, शीर्ष और गर्त दोनों होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसका तीसरा सवाल में। ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, किसी अनुदैर्ध्य तरंग में शामिल होते हैं। तो अनुप्रस्थ तरंग का मतलब समझ गए बच्चों कि शीर्ष और गर्त इस तरीके से वेव चलता है, उसको हम लोग इस तरीके से जो साउंड चलता है उसको हम लोग अनुप्रस्थ कहते हैं। लेकिन अनुदैर्ध्य में क्या होता है बच्चों, कभी विरलन, ठीक है, कभी विरलन और कभी संपीड़न। ठीक है, कभी संपीड़न फिर विरलन फिर संपीड़न, यानी कि कभी कण जो है दूर दूर हो जाते हैं और कभी कण जो है नजदीक नजदीक हो जाते हैं, फिर कण दूर दूर हो जाते हैं फिर नजदीक नजदीक, इस तरीके से जो वेव चलता है बच्चों। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? विरलन और संपीड़न। जब कण दूर दूर होते हैं तो विरलन और कण नजदीक हो जाते हैं तो संपीड़न। इस तरीके का जो साउंड चलता है बच्चों उसको हम लोग अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुदैर्ध्य तरंग में शामिल होते हैं तो विरलन एवं संपीड़न, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बच्चों। क्या लिखा हुआ है 4 नंबर सवाल, सितार में, ठीक है, तार खींचने में, तार में उत्पन्न तरंग क्या होता है? अनुप्रस्थ तरंग या अनुदैर्ध्य तरंग या फिर दोनों या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, तार जो हम लोग सितार का, गिटार का जो तार खींचते हैं तो इस तरीके से ऊपर नीचे होता है कि नहीं होता है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बताएं? इस तरीके वाले को हम लोग अनुप्रस्थ बोले। क्या बोले? अनुप्रस्थ। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर बच्चों? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल, आवृत्ति का एसआई मात्रक है। ठीक है, मीटर, हर्ज या फिर सेकंड या न्यूटन। तो आवृत्ति का एसआई मात्रक आप लोगों को भी पता होगा बच्चों। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हर्ज, आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ज। ठीक है, एच जेड। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। क्या लिखा हुआ अगला क्वेश्चन, एकांक समय में पूर्ण होने वाले दोलनों की कुल संख्या को कहते हैं आयाम, वेग, आवर्तकाल या फिर आवृत्ति। ठीक है, तो बच्चों एकांक समय में, एक समय में पूर्ण होने वाले दोलनों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? आवृत्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगले सवाल में 7 नंबर में क्या लिखा हुआ है, तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, VVI क्वेश्चन है। ठीक है, तो तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक आप लोग का मीटर होता है, यानी कि m इसका जो हो जाएगा राइट आंसर बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल की तरफ। क्या लिखा हुआ 8 नंबर सवाल में, किसी तरंग के तरंग वेग, ठीक है, भी, तरंग दैर्ध्य लैम्डा और आवृत्ति n में क्या संबंध है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। ठीक है, ये मॉडल पेपर में बहुत जगह डाला गया है। ठीक है, और आप लोग का ये एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बार बार देता है। तो इन तीनों के बीच क्या संबंध है बच्चों? तो इसका संबंध जो होता है भी, वेग बराबर तरंग दैर्ध्य यानी कि लैम्डा इंटू एन। ठीक है, या फिर एन को पहले लिखो, लैम्डा को बाद में लिखो, तो भी बराबर एन लैम्डा। ठीक है, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। देख लो कहाँ पे है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। क्या लिखा हुआ है, किसी तरंग के तरंग वेग, तरंग धैर्य और आवर्त काल में क्या संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पे तरंग वेग पूछ रहा है और तरंग धैर्य, यहाँ पे ए नहीं होगा बच्चों, यहाँ लैम्डा होगा। ठीक है, मिसप्रिंट है। तो वेग और लैम्डा और आवर्त काल में क्या संबंध है, तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि v इज इक्वल टू लैम्डा बटा में टी होता है बच्चों। ठीक है, तो देख लो कहाँ पे ऑप्शन लैम्डा बटा टी, तो v बराबर लैम्डा बटा टी, ऑप्शन नंबर बी है। तो ये होता है इसका संबंध बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 10वां नंबर सवाल में। क्या लिखा हुआ है, अनुदैर्घ्य तरंग में संपीड़न के बाद वाले विरलन के बीच की दूरी क्या होता है। ठीक है, तो संपीड़न के बाद विरलन आ रहा है, ठीक है, और संपीड़न के पहले भी विरलन था, तो यहां से यहां तक की बीच की दूरी को क्या कहते हैं बच्चों, इसके बीच की दूरी कितनी होती है, तो इसका बीच की दूरी जो होता है बच्चों वो लैम्डा बटा 2 होता है। ठीक है, क्या होता है, लैम्डा बटा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल में बच्चों। क्या लिखा हुआ है, आवृत्ति एवं आवर्त काल का गुणनफल कितना होता है। तो आवृत्ति और आवर्त काल का जो गुणनफल होता है बच्चों, दोनों को अगर हम गुना कर देते हैं, ठीक है, आवृत्ति और आवर्त काल को हम गुना कर देते हैं बच्चों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है 1। ठीक है, दोनों को अगर हम गुना कर देते हैं तो इसका आंसर कितना आता है, 1, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्या लिखा हुआ है, निम्न में से किस ध्वनि का तारत्व अधिक है। ठीक है, निम्न में से किस ध्वनि का तारत्व अधिक है, गिटार का, कार का, हॉर्न का, शेर की दहाड़ का, या इनमें से कोई नहीं। तो तारत्व मतलब बच्चों की पतलापन। ठीक है, देख लो किसका ज़्यादा होता है तारत्व, तो गिटार का जो होता है बच्चों इसका तारत्व सबसे अधिक होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तरंग का कौन सा गुण प्रबलता को निर्धारित करता है। ठीक है, तो तरंग का कौन सा गुण जो है प्रबलता को निर्धारित करता है, तरंग धैर्य, आयाम या आवर्त काल या फिर आवृत्ति। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयाम। तरंग धैर्य का कौन सा गुण प्रबलता को निर्धारित करता है, तो आयाम करता है बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। क्या लिखा हुआ है, तरंग का कौन सा गुण तारत्व को निर्धारित करता है। तो तरंग धैर्य, आयाम या आवृत्ति या फिर आवर्तकाल। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आवृत्ति। ठीक है, तरंग का कौन सा गुण तारत्व को निर्धारित करता है, तो आवृत्ति, और प्रबलता कौन निर्धारित करता है बच्चों, तो आयाम। ठीक है, दोनों चीज को याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। क्या लिखा हुआ, एकल आवृत्ति की ध्वनि को कहते हैं। तो एकल आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं, टोन, स्वर, शोर, या इनमें से कोई नहीं। तो एकल आवृत्ति जब होता है बच्चों तो इसको हम लोग टोन कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से गया और यहीं तक खत्म हो गया, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए, टोन कहते हैं। ठीक है, अप्रिय ध्वनि को क्या कहते हैं, जो हमको प्रिय, अच्छी नहीं लगती, वैसी ध्वनि को क्या कहते हैं, तो उस वैसी ध्वनि को हम लोग शोर कहते हैं। जो हमको अच्छा नहीं लगता, जो ध्वनि, जो आवाज हमको अच्छा नहीं लगता, उसको हम लोग क्या कहते हैं, शोर हो रहा है बहुत, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रतिध्वनि का कारण है। प्रतिध्वनि का मतलब होता है बच्चों कि आप जो भी आवाज़ कर रहे हैं और वो रिटर्न फिर आ जा रहा है। जिस तरीके, अगर मान लो यहाँ दीवार है, आप यहाँ से आवाज़ दे रहे हैं, मान लो, ठीक है, आवाज़ दे रहे हैं, तो ये आवाज़ जो रिटर्न आ रहा है उसी को हम लोग प्रतिध्वनि है कहते हैं। और इसका क्या कारण है बच्चों, तो ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि का परिवर्तन या ध्वनि का टक्कर, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ध्वनि का परिवर्तन होता है। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे जो आवाज़ आप कर रहे हैं और ये आवाज़ आपका यहाँ पहुँच जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपका आवाज़ यहाँ पहुँच जा रहा है और फिर यहाँ से प्रवर्तित होकर बच्चों, ठीक है, प्रवर्तित होता है, प्रवर्तन होता है और फिर ये आवाज़ रिटर्न आता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा बच्चों। ध्वनि का परिवर्तन के कारण ही क्या होता है, प्रतिध्वनि होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि स्रोत एवं श्रोता के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो जो आवाज़ रिटर्न आता है बच्चों, वो जहाँ से आवाज़ आ रहा है रिटर्न, ठीक है, मान लो कि ये दीवार है, यहाँ से आवाज़ रिटर्न आ रहा है और वहाँ से के बीच की, और श्रोता मतलब कि जो सुनने वाला है, श्रोता उसको बोलते हैं जो सुनने वाला है, उसकी बीच की दूरी कितनी होती है बच्चों, वो बताइए। ठीक है, तो इसमें से 4 ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 17.2 बच्चों। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। ठीक है, 17.2 मीटर, 17.2 मीटर रहेगा तब तक, यहाँ तक ये सुन सकता है, न्यूनतम दूरी इतना होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दो ध्वनियों
को स्पष्टता सुने जाने के लिए आवश्यक है कि उसके बीच न्यूनतम समय अंतराल कितना होना चाहिए। तो समय अंतराल जो होता है बच्चों, अगर हम स्पष्ट रूप से कोई भी चीज़ को सुनते हैं तो दोनों के बीच इसका जो समय अंतराल है, कितना टाइम में जो सुन सकते हैं, तो हम लोग 0.1 यानी कि 0.1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 0.1 सेकेंड। ठीक है, 0.1 सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 20 नंबर से। देखिए, सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रोताप्रास क्या है। ठीक है, तो एक आम मानव बच्चों, ठीक है, बहरा को छोड़ करके, बहरा जो है उसको छोड़ करके, ठीक है, एक आम मानव जो सही से सुन सकता है, उसके लिए श्रोताप्रास कितना होता है बच्चों। तो याद रखिएगा 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक जो होता है उतना वो कोई सामान्य इंसान सुन सकता है, सामान्य मनुष्य सुन सकता है। अगर मेरे बच्चों 20 हर्ज से अगर कम रहा, 20 हर्ज से कम साउंड रहा, तो एक सामान्य मनुष्य उसको नहीं सुन सकता है। उसको जो 20 हर्ज से कम वाले साउंड को बच्चों एक कुत्ता और बिल्ली ही सुन सकता है। आप घर में देखे होंगे कि थोड़ा सा भी आवाज़ आता होगा घर में, ठीक है, तो चूहा दन से भाग जाता होगा, फटाक से भाग जाता होगा, है ना। तो ये क्या है कि 20 हर्ट्ज से कम वाले साउंड को भी सुन सकता है, लेकिन हम लोग जो है ना 20 हर्ट्ज से कम साउंड को नहीं सुन सकते, 20 हर्ट्ज से ज़्यादा वाले साउंड को सुन सकते हैं, और 20,000 हर्ट्ज से कम। हाँ बच्चों, इसमें कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाले साउंड को भी हम लोग नहीं सुन सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहरा हो सकते हैं, उतना ज़्यादा साउंड हम लोग नहीं सुन सकते हैं, कैपेसिटी नहीं है। हम लोग का कैपेसिटी कितना है बच्चों? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक का ही साउंड को हम लोग सुन सकते हैं। ठीक है, तो इतना याद रखना है बच्चों। ठीक है, इसमें और भी चीज़ दिया हुआ बच्चों, ठीक है, इसका नाम सबका अलग अलग है। इसको हम लोग श्रोताप्रास कहते हैं, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, चलिए हम नाम को अगले क्वेश्चन में बताते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 21 नंबर। 20 हर्ट्ज से अधिक वाले आवृत्ति ध्वनि को क्या कहते हैं? देखो क्वेश्चन आ गया है ना। तो 20 हर्ट्ज से अधिक वाले ध्वनि को हम लोग बच्चों प्राश्रव्य ध्वनि कहते हैं। याद रखना, क्या कहते हैं? 20 हर्ट्ज से अधिक वाले ध्वनि को हम लोग प्राश्रव्य ध्वनि कहते हैं। ठीक है, हम एक बार फिर से डिटेल में इसको समझा देते हैं बच्चों। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। हाँ, 20 हर्ट्ज तक रहा बच्चों, ठीक है, मान लो कि 20 हर्ट्ज से कम रहा, ठीक है, तो उसको हम लोग अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? अश्रव्य ध्वनि कहते हैं, याद रखेंगे। और बच्चों 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक रहा बच्चों, तो उसको हम लोग कहते हैं श्रोताप्रास कहते हैं, श्रव्य ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रव्य ध्वनि। ठीक है, और प्राश्रव्य ध्वनि तो हम बता दिए बच्चों कि 20,000 से हर्ट्ज से अधिक, 20,000 से अधिक, 20,000 से अधिक रहा बच्चों, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राश्रव्य ध्वनि। ठीक है, तो तीनों को याद रखना बच्चों। क्वेश्चन यहाँ से आता है, क्वेश्चन यहाँ से आप लोग का आता है। ठीक है, 20,000 से अधिक रहा तो उसको हम लोग प्राश्रव्य ध्वनि कहते हैं, और 20 हर्ट्ज से कम रहा तो अश्रव्य, और बीच वाला जो रहा मीडियम 20 से 20,000 तक उसको श्रव्य ध्वनि कहते हैं। ठीक है, तो इतना याद रखना है आप लोगों। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 हर्ट्ज से कम वाले आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं? अभी हम लोग जस्ट बताए बच्चों, ठीक है, जस्ट हमने बताया 20 हर्ट्ज से कम वाले आवृत्ति को क्या कहते हैं? अश्रव्य ध्वनि कहते हैं बच्चों। ठीक है, आप कमेंट करके अभी जल्दी से बताओ कि प्राश्रव्य ध्वनि का प्रास कितना होता है और श्रव्यता ध्वनि का प्रास कितना होता है। आप इसको कमेंट करके बताओ जल्दी से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल, ध्वनि संचरित हो सकती है, तो ध्वनि कहाँ कहाँ चलता है बच्चों? ठोसों में, द्रव में, या गैसों में, या फिर ठोस, द्रव, गैस, तीनों में? तो ध्यान दीजिए बच्चों, जो ध्वनि जो संचरित होता है तीनों में होता है, ठोस में भी होता है, द्रव में भी होता है, और गैस में होता है, यानी कि तीनों में। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पे है क्या कि किसमें ध्वनि का चाल तेज होगा, किसमें ध्वनि बहुत जल्दी पहुंच जाएगा, किसमें ध्वनि जो है धीरे पहुंचेगा, किसमें हम लोग मध्यम में पहुंचेगा। तो ठोसों में बच्चों, जितना भी ठोस प्रकार का चीज है उसमें बच्चों ध्वनि का जो चाल होता है ना अधिक होता है, चाल अधिक होता है। क्या होता है? चाल अधिक होता है ठोस में। और द्रव में बच्चों वो मध्यम में होता है। क्या होता है? मध्यम में, मध्यम में चाल होता है इसका। ठीक है, और गैस में जो होता है बच्चों वो धीरे होता है। ठीक है, कम होता है इसमें, इसका चाल जो होता है कम चाल होता है। ठीक है, तो इतना याद रखना है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सबसे अधिक ध्वनि की चाल किस में होती है, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। कब सबसे कम किस में होती है, ये चीज़ जानना होगा आप लोग को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में।
निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? लो क्वेश्चन तो पूछ दिया फटाक से, ठीक है। किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी बच्चों? तो जल्दी से बताओ, वायु में, जल में, लोहा में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें देख लो जल्दी से, ठोस कौन है बच्चों? ठोस कौन है? ठोस कौन है? वायु है, जल है, या लोहा? लोहा है ना बच्चों, तो लोहा इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोहा में जो ध्वनि का चाल होगा बच्चों वो अधिक होगा। जैसे आप देखे होंगे बच्चों, मान लो कि कोई पाइप है लोहा का, आप यहाँ पे से कोई भी आप यहाँ पे टक से आवाज करवाते हैं, ठीक है, मान लो कि हथौड़ी से मारते तो फटाक से यहाँ पे साउंड चला जाता है, मतलब इसकी जो चाल है ना बहुत स्पीड है, ठीक है। चलो, तो ये हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, ध्वनि तरंग का वेग किसमें सबसे अधिक होता है? तो ध्यान रखें बच्चों, जिसमें चाल अधिक होगा उसी में वेग भी अधिक होगा, तो ठोस में जो होगा इसमें अधिक होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वायु में ध्वनि तरंग की चाल क्या होती है? तो ताप पर निर्भर नहीं रहती, दाब के साथ बढ़ती है, आर्द्रता में वृद्धि के साथ बढ़ती है, या फिर आर्द्रता में वृद्धि के साथ घटती है? तो बच्चों वायु में ध्वनि का जो तरंग का चाल है वो आर्द्रता में वृद्धि के साथ बढ़ती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। याद रखना, आर्द्रता में वृद्धि जब होता है तो उसका चाल में भी क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 27 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है? वायु में ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होती है? 0 डिग्री जब रहा तो ध्वनि का चाल कितना होता है वायु में? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 332 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 332 मीटर पर सेकेंड इसका जो हो जाएगा बच्चों मेरे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। निर्वात में ध्वनि का वेग कितना होता है? निर्वात का मतलब होता है कुछ नहीं बच्चों, ठीक है, निर्वात का मतलब कुछ नहीं, कोई माध्यम ही नहीं। आप एक चीज ध्यान रखना मेरे बच्चों कि ध्वनि जो है ना, ध्वनि जो चलता है उसमें किसी न किसी का माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। ध्वनि जो संचरित होती है, ध्वनि जो चलता है, ध्वनि जो एक जगह से दूसरे जगह जाता है, तो वो एक कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए। अगर माध्यम नहीं है बच्चों तो ध्वनि एक साइड से दूसरे साइड नहीं जा सकेगा। जैसे आप चल जाओ बच्चों वहां पे जहां पे आपका कोई माध्यम है ही नहीं, ठीक है, मान लो कोई ग्रह पे चल जाओ, चंद्रमा पे चल जाओ, तो अब जब वो आवाज देंगे बच्चों, यहाँ पे आप कुछ बोलेंगे तो अगला इंसान को है ना सिर्फ आपका मुंह चलता हुआ दिखाई देगा, आवाज नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे कुछ है ही नहीं, वहां पे कोई माध्यम है ही नहीं, ठीक है। तो वही निर्वात हुआ बच्चों। निर्वात में ध्वनि का वेग एकदम शून्य होगा। क्या होगा? शून्य। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो आप एक चीज याद रखना, ध्वनि जो चलता है बच्चों, ठीक है, ध्वनि एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो वो किसी ना किसी माध्यम से होते हुए जाता है। अगर माध्यम नहीं है तो नहीं जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका, हाँ, अगर कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि क्या वायु में ध्वनि जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। क्यों? क्योंकि वायु में बहुत छोटे छोटे कण है और वो एक माध्यम का काम कर रहा है ना। तो ये इसका राइट आंसर अभी इसमें क्या था? निर्वात में ध्वनि का वेग क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए शून्य होता है, नहीं होता है ना। ध्वनि का वेग किसमें सबसे कम होता है? तो ठोस में, द्रव में, या फिर गैस में? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, गैस में जो होता है ध्वनि का वेग जो होता है कम होता है। इसमें चाल में भी कम होता है गैस में, और वेग भी कम होता है किसमें? गैस में, ठीक है। और अधिक किसमें होता है वो आपको हम पहले बता चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। ताप बढ़ने पर ध्वनि का वेग क्या होता है? तो ताप बढ़ने पर ध्वनि का वेग जो होता है बच्चों वो बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 31 नंबर सवाल क्या लिखा? आर्द्रता में बढ़ने पर ध्वनि का वेग क्या होता है? तो ये भी बच्चों बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। किसी दिए हुए माध्यम में एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 220 हर्ट्ज है और वेग 440 मीटर पर सेकेंड है, इस तरंग की तरंग दैर्घ्य क्या होगी? तो बच्चों आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा तरंग दैर्घ्य का। किसका? तरंग, एक मिनट, तरंग धैर्य, ठीक है। चलो यार देखो, तरंग धैर्य भी लिख दिए हम लोग। तरंग धैर्य का जो फॉर्मूला होता है मेरे बच्चों वो v/f होता है, ठीक है, जिसमें से ऊपर में हम लोग वेलोसिटी को डालते हैं, वेग को डालते हैं, और नीचे फ्रीक्वेंसी को, आवृत्ति को डालते हैं। तो v कितना दिया हुआ बच्चों? 440 दिया हुआ है, देख लो। वेग कितना दिया हुआ है? 440, तो 440 लिख देंगे। और f कितना दिया हुआ है? फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है बच्चों? तो 220 दिया आवृत्ति, तो 220 यहाँ पे लिख देंगे। 0 से 0 काट देंगे, 22 दूनी 44, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 मीटर, ठीक। कितना हो जाएगा? 2 मीटर। बच्चों सर 2 आया, सही बात है, मीटर कहाँ से आया? अरे बाबू तुम लोग को भी जस्ट बताए ना, तरंग धैर्य का एसआई मात्रक मीटर होता है। सेकंड क्वेश्चन या थर्ड क्वेश्चन में हमने बताया था तरंग धैर्य का एसआई मात्रक मीटर होता है। तो तरंग धैर्य जब निकालोगे तो उसका आंसर मीटर में ही ना लिखोगे, है ना। तो इसका राइट आंसर 2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग
चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, रडार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्राश्रव्य ध्वनि, अवश्रव्य ध्वनि या श्रव्यता प्रास या इनमें से कोई नहीं? तो रडार जो सिद्धांत है बच्चों वो किस पर कार्य करता है? तो प्राश्रव्य ध्वनि पे करता है, याद रखना, ठीक है। प्राश्रव्य ध्वनि 20,000 हर्ट्ज से अधिक, है ना, 20,000 हर्ट्ज से अधिक इस पे काम करता है बच्चों, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। तो ये था बच्चों आप लोग का इस चैप्टर का पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। उम्मीद है कि आप पूरे आप इस वीडियो को देख लिए होंगे। यदि आप इस पूरे वीडियो को देख लिए बच्चों तो यहाँ से इस चैप्टर से जितने भी आने वाले क्वेश्चन होंगे एक भी आप लोग का नहीं छूटने वाला है, ठीक है। और क्लास 9th का बच्चों, ठीक है, क्लास 9th का आप लोग का साइंस का प्रत्येक चैप्टर को ऑब्जेक्टिव करा दिया है, ठीक है, जिसमें से हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही दिए हैं वहाँ पे, ठीक है। तो आप अगर चैप्टर के वाइज अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप चैप्टर वाइज भी आप अपना कंप्लीट कर सकते हैं और अपने बोर्ड एग्जाम को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। तो और वीडियो अच्छा लगा होगा बच्चों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि हम भी मोटिवेट हो सके कि हम भी किसी को हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। और आप भी हेल्प करो, आप भी नेक काम जरूर करो बच्चों, शेयर करो, सॉरी मैंने बोल दे रहा हूँ, शेयर मत करो, शेयर करो, ठीक है, ताकि आपको भी हेल्प हो, आपके फैमिली को भी, आपके दोस्त को भी हो, सबको फायदा मिले इसका, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, धन्यवाद।